Today we are going to study regarding gravitation. Gravitation जो टॉपिक है ये बहुत सारे ऐसे फिनोमेनन हैं जिसके बारे में एक्सप्लेन करेगा. दिस इज द ओनली टॉपिक विच वी आर टॉकिंग अबाउट, विच वी आर गोइंग टू स्टडी राइट नाउ. और ये टॉपिक जो बहुत सारे फिनोमेनन जैसे हम लोग कहें कि व्हाई ऑल ऑफ अस what is the thing which is binding us onto the earth. कौन सा वो चीज़ है जो हमें इस अर्थ पर हमें बांध कर रखता है. सेकेंड थिंग अगर हम लोग देख लिया जाए तो why the planet revolve around the sun, right? The planets revolve around the sun. Yeah, why the moon revolves around the earth. What is the cause of tides? That could be possible due to the sun or by the moon. But what is the main reason behind this pulling of the tides? So these all the phenomena can be explained by a single topic which we are going to study right now. And that topic is called as gravitation. अब ये gravitation जो है के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. ग्रेविटेशन मेनली अगर हम लोग देखते हैं कि कोई भी चीज़ को हम लोग ऊपर फेंकते हैं, बट जब थ्रो कर रहे हैं हम फोर्स से तो उसको तो ऊपर से जाना चाहिए, लेकिन वो ऊपर नहीं जाता है. इट अगेन फॉल डाउन टुवर्ड्स अर्थ, अपने तरफ आ जाता है या अर्थ पर गिर जाता है, अर्थ सरफेस पर गिरता है. बट व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट? द मेन रीजन इज बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशन which was actually explained by Newton. So first we have to go ahead and deal with discuss regarding the Newton's law of gravitation. और इन्होंने ही पहला जानकारी हमें दी थी जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन. और इन्होंने क्या कहा था कि इनका स्टेटमेंट था क्या कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attract every other object with a force of attraction which is पहला क्या था देखा जाए तो डायरेक्टली proportional to the product of their masses. सेकेंड अगर हम लोग देख ले तो क्या बोला गया है, प्रोडक्ट ऑफ देयर masses and inversely proportional to the square of the distance between them. तो इन्होंने क्या बोला कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स attract every other object with a force of attraction which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. So what it actually means to say, इनका मतलब क्या था कि अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट हम लोग ले लेते हैं, let's take an object अगर हम लोग बनाए तो ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है. एक ऑब्जेक्ट बना लिए, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का मास अगर हम ले m1
दूसरा एक ऑब्जेक्ट जो लिया गया उसका मास ले लिया हम लोग m2, इसका सेंटर है ये, इसका सेंटर ये मान लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, लेट्स टेक इट एज d, ओके। तो एक फोर्स है जो जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर ये फोर्स, ये ऑब्जेक्ट मास 1 जो ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट मास मींस इफ दिस ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टिंग दिस ऑब्जेक्ट और ये दिस ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टिंग दिस ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेल, तो ये जो फोर्स लग रहा है इट इज एक्चुअली एक्टिंग अलोंग द सेंटर। किधर लग रहा होगा? दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एक्टिंग अलोंग द सेंटर। और ये जो फोर्सेस है इसी को हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो व्हाट इज दैट फोर्स? इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं? इसी को बोल देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस। और ये फोर्सेस कितने होंगे उसके बारे में हम लोग करेंगे, बट व्हाट इट एक्चुअली वांट्स टू से फ्रॉम दिस, इससे क्या हमको समझ में आ रहा है? तो उन्होंने इनका स्टेटमेंट से हमको पता चला कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के बराबर है। और दूसरा क्या पता चला कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। दोनों भी ऑब्जेक्ट के जो सेंटर से दो सेंटर का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर ले लिया जाए, then the force will be inversely proportional to the square of the distance। उसके स्क्वायर, डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर उसका फोर्स होता है, but that should not be directly, that should be inversely। इसका मतलब क्या है? अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा, अगर डिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा तो फोर्स क्या लगेगा? कम होगा। और डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स क्या होगा? और डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स क्या होगा? ज्यादा लगेगा। अगर इसमें देखा जाए तो फोर्स अगर ज्यादा होगा कब? जब मास ज्यादा होगा दोनों ऑब्जेक्ट का। अगर फोर्स कम कब लगेगा? तो मास कम होगा। तो अगर ये दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो हम लोग को क्या मिल रहा है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय d²। हम लोग को क्या मिला? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय d²। अच्छा, ये प्रोपोर्शनलिटी है, ये प्रोपोर्शनलिटी है। तो इन प्रोपोर्शनलिटी को हटाया गया, तो हटा कर देखिए क्या, दैट इज इक्वल टू, इसके जगह प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट लगाए, जिन्होंने उनका नाम, उन्होंने क्या सिंबल दिया? कैपिटल जी। इनको क्या सिंबल दिया? कैपिटल जी। तो क्या आया? फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई मास ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट divided by square of the distance between them। तो ये g क्या है? What is this g? ये g, what does this g stands for? This is the constant of proportionality। proportionality, this is the constant of, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? constant of proportionality। इसको लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। सेकेंड अगर हम कहें, इसी को बोलते हैं, इसी जी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, देन द वैल्यू जी, वहां जी जरूर आएगा। और जी का जो वैल्यू होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो हरदम कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये तो हम लोग जान गए। लेकिन व्हाट विल बी द एसआई यूनिट ऑफ जी? तो हम लोग जानते हैं क्या कि अगर हम लोग कहते हैं कि जी का वैल्यू निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे? डी को इधर मल्टीप्लाई कर दे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? फोर्स इंटू d² इक्वल टू जी m1 m2। और जी को अगर हम निकालना होगा तो क्या करेंगे? फोर्स इंटू d² डिवाइडेड बाई m1 m2। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम कहें फोर्स का क्या होता है? न्यूटन
d क्या है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का अगर हम लोग देखें तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट हम लोग क्या लेते हैं? तो मीटर, तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। मास है, मास का अगर हम लोग लेते हैं तो मास का ऐसा यूनिट क्या लेते हैं? केजी। तो केजी इंटू केजी हो गया, दैट इज इक्वल टू जी। तो जी का क्या आया? तो जी का ऐसा यूनिट कितना आया हमारे पास? तो ऐसा यूनिट ऑफ कैपिटल जी इज न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमारे पास यूनिट आ गया। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी? तो जी का वैल्यू को बारे में बताने के लिए इसके वैल्यू को न्यूटन साहब ने नहीं बताया था। इसके वैल्यू को बताने वाले थे कौन? हेनरी कैवेंडिश। किसने बताया था? तो जी के वैल्यू के बारे में बताने के लिए कौन थे? हेनरी कैवेंडिश has given the value of G which is equal to 6.673 into 10 to the power minus 11 और यूनिट हम लोग को मिल गया है, that is equal to this न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर -2 लिखे हैं, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 6.673 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। ये हम लोग को समझ में आ गया। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो फोर्सेस लग रही है, व्हाट डज दिस फोर्सेस और द फोर्सेस जो हम बोले जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर मान लीजिए ये फोर्स इस पर लग रही है, ये फोर्स इसको लगा रहा है, तो क्या होना चाहिए? मान लीजिए हम किसी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं एंड समवन इज अट्रैक्टिंग मी आल्सो, तो वैसे सिचुएशन में या तो हम उसके तरफ चल जाएंगे, अधिक अट्रैक्टिव फोर्स होगा, या तो वो हमको अट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ तो वैसा सिचुएशन नहीं आ रहा है। सपोज अगर हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे हम लोग कोई फेनोमेनन का बात कर रहे थे रिगार्डिंग द प्लैनेटरी मोशंस, कि सन के इर्द गिर्द क्या घूम रहे हैं? प्लैनेट्स। अगर सन फोर्स लगा रहा है प्लैनेट्स पर, तो वो अट्रैक्ट कर रहा है। इवन द प्लैनेट्स आर अट्रैक्टिंग द सन टुवर्ड्स इटसेल्फ। वैसे सिचुएशन में क्या होना चाहिए था? जिसका ज्यादा फोर्स वो उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन वहां ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फोर्स कभी भी अधिक नहीं लग रहा है। दिस फोर्स इज इक्वल बट द साइन इज ओनली चेंज। अगर हम इस फोर्स को अगर हम F1 बोल दिए, ये बोल दिए F2, देन फोर्स 1 इज इक्वल टू F2 बट इट इज इनवर्स। वहां पर क्या इनवर्स कैसे होगा? मतलब सॉरी, ये अपोजिट होगा, अपोजिट साइन का हो। अगर देखा जाए तो F1 माइनस F2 विल बी इक्वल टू 0। दोनों का वैल्यू कितना होगा? दोनों का माइनस करेंगे तो दोनों का अगर फोर्सेस जितना लग रहा होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। तो दे हैव द इक्वल फोर्सेस बट ओनली द डिफरेंस इज दे आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। I am attracting that person towards me and that person is attracting me towards himself or herself also। तो at that point उस समय क्या होगा? अगर मान लीजिए तो या तो हम अट्रैक्ट किए या तो वो अट्रैक्ट किया, लेकिन जो फोर्स लग रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। हम उसको अपने तरफ खींच रहे हैं, वो हमें अपने तरफ खींच रहा है, तो डायरेक्शन अलग है, लेकिन फोर्सेस दोनों मिलाकर कितने हो रहे हैं? सेम हो रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ग्रेविटेशन, जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स ने ग्रेविटेशन लॉ दिया था, जिसमें उन्होंने क्या बोला? लेट्स रिकैप इट। Every object in this universe attract every other object with a force of attraction which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है? If we have taken these two objects, अगर एग्जामिनेशन में लिखना होगा तो you have to like put something before making this figure and you have to write it also। Like let's take a object 1. Yeah, let's take object A and B. The mass of the object A is m1 and mass of the object B is m2. And if the F1 is the force, gravitational force acting on this other object B, and F2 is the gravitational force which is acting on the object A, तब ये रिलेशन हम लोग को
शो करना होगा टू गेट द एग्जैक्ट ऑफ द फुल मास। तो यहाँ पर फोर्स जो लग रहा है तो क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूटन्स, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच इज एक्टिंग ऑन दिस टू ऑब्जेक्ट इज अलोंग द सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेंटर पर ही एक्ट कर रहा है, इधर से इधर और इधर से इधर। ठीक है, तो दोनों को सम किए तो क्या मिला, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टू मास प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो हम लोग को क्या मिला, वी गॉट अ वैल्यू या वी गॉट अ कांस्टेंट व्हिच इज रिटेन एज अ कैपिटल G, जिसका मतलब क्या था, दैट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। सेकंड, उसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तो था ही, लेकिन उसका दूसरा हम लोग नाम जानते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्योंकि ये कभी भी अगर जहां दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में आता है तो ये वैल्यू ऑफ द G चेंज नहीं होता, इसलिए हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ऐसा यूनिट ऑफ G कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर डी स्क्वायर जो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस उसको इधर आकर मल्टीप्लाई करते हैं, तो F इंटू डी स्क्वायर हो गया, दैट इज इक्वल टू G m1 इंटू m2। G का वैल्यू क्या होगा, m1 m2 आकर डिवाइड हो गया, तो G इक्वल टू F इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2, मतलब मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इंटू मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट। फोर्स का क्या होता है ऐसा यूनिट, न्यूटन। डी डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। मास कितने होता है, kg इंटू kg, तो G का वैल्यू क्या मिला, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। G इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये तो हमको मालूम चल गया कैसा यूनिट ऑफ G इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, बट व्हाट इज द वैल्यू, इसके वैल्यू के बारे में बताने वाले कौन थे कि हेनरी कैवेंडिश। इसके वैल्यू के बारे में न्यूटन साहब ने नहीं बताया था, इसके बारे में न्यूटन साहब ने नहीं बता पाए थे। इसका वैल्यू को कैलकुलेट हेनरी कैवेंडिश ने किया था और उन्होंने इसका वैल्यू दिया 6.673 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। लेकिन अब चीज और बोल सकते हैं हम लोग है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम लोग बोल रहे हैं, ये फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस फोर्स व्हिच वी आर टेकिंग, दिस फोर्स इज कॉल्ड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहे हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स उसको दिया जा रहा है तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू कितना हो सकता है। अगर मान लीजिए मास अगर हम लोग यूनिट ले लें, मीन्स मास ऑफ द वन ऑब्जेक्ट इज 1 एंड द सेकेंड ऑब्जेक्ट का भी 1 ले लिया जाए, 1 kg, ठीक है। वैसे ही डिस्टेंस दोनों के बीच में अगर 1 रख दिया जाए, डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज 1 यूनिट मीटर अपार्ट, 1 यूनिट मीटर ले लिया जाए, तो व्हाट विल बी द फोर्स। तो देख लेते हैं, हम कहें क्या कि अगर मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज 1 kg, मास ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट इज अगेन 1 kg, डिस्टेंस बिटवीन d इज इक्वल, d जो है बिटवीन किसके बीच में, m1 और m2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितने का है, अगर हम लोग ले लेते हैं 1 मीटर का, तो डिस्टेंस इक्वल टू 1 मीटर, देन द फोर्स विल बी इक्वल टू G। फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कितने के बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू G। कितने के बराबर होगा, G के बराबर होगा, और वो कितना होगा, तो फोर्स विल बी इक्वल टू 6.673 to 10 to the power minus 11। इसका यूनिट क्या होगा, बिकॉज इट इज अ फोर्स, इसका यूनिट कितना होना चाहिए, आप खुद बता सकते हैं कितना होना चाहिए, जल्दी बताइए। इसका यूनिट क्या होना चाहिए, इसका यूनिट क्या आएगा, फोर्स है, तो ऑब्वियसली इसका यूनिट क्या होगा, n आएगा। इफ वी टेक द वैल्यू ऑफ द टू ऑब्जेक्ट यूनिटी, और इफ टेक द वैल्यू ऑफ द masses, that will be equal to unit kg, and the distance between the two object is taken as a unit meter apart,
then the value of the force, gravitational force, will be equal to the value of the G Newton. क्लियर है? इतने तक हम लोग आज क्लियर करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेस्ट ऑफ द टॉपिक द नेक्स्ट video which I will be uploading soon. Thank you. Have a great day.